तो महाराष्ट्र में अजित पवार को अपने खेमे में लाकर बीजेपी ने 2019 का एक तरह से बदला ले लिया है। बीजेपी ने पहला बदला शिवसेना को तोड़कर लिया था और दूसरा बदला इस तरह से लिया है। तो क्या इस बदले की कहानी जो है वो हो सकती है, इसके मायने क्या रह सकते हैं, इसको जानते हैं। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अखिलेश जी, बदले के तौर पर तो देखा जा रहा है इसको बीजेपी के, लेकिन क्या जरूरत थी बीजेपी को एनसीपी को इस तरह अपने साथ लेने की जब उनके साथ पहले से शिवसेना थी? इसको जरा समझाइए। देखिए, दो तीन बातें हैं। रणनीति के तौर पर भी बीजेपी को ये सूट करता है, क्योंकि जिस तरह से कस्बा पेट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हारी, जो कि कर रहा है, बीजेपी 28 साल से लगातार उस सीट को जीत रही थी। इसके साथ ही कुछ विधान परिषद के चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी हारी, उसके बाद वहां विकास आघाड़ी के हौसले बुलंद थे। तो बीजेपी को ये लग रहा था कि अगर मिशन 2024 जो है उसमें अगर अधिकतम सीटें 48 में से महाराष्ट्र की जीतनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि एमवीए महाविकास आघाड़ी को कमजोर किया जाए। तो इस तरह से एनसीपी में टूट से बीजेपी को ये फायदा भी मिलता है। शिवसेना से भी एक बार बीजेपी बदला अपना ले चुकी है। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती कि उद्धव ठाकरे ने उनके साथ विश्वासघात किया था, उसका बदला भी बीजेपी ने तब शिवसेना को तोड़कर लिया। और जिस तरह से 2019 में आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ली थी, राष्ट्रपति शासन सुबह सुबह हटाया गया था। कुछ ही दिनों पहले शरद पवार ने कहा था कि ये उनकी गुगली थी, क्योंकि वो बीजेपी की जो सत्ता लोलुपता है उसको उजागर करना चाहते थे। तो बीजेपी ने एक तरह से शरद पवार को भी ये दांव देकर के उनको भी चित करने का प्रयास किया। दिग्गज माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार। उन्हें और उद्धव ठाकरे दोनों को चित करके बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश जिस तरह से लेकिन अब जो स्थितियां बदलती हुई यहाँ पर नजर आ रही, शरद पवार को हम देख रहे हैं कि वो सड़कों पर उतर आए। सतारा वो गए थे, वहां पर वाईबी चौहान को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा है कि वो गद्दार जो हैं उन्हें माफ नहीं किया जाएगा, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। तो अब यहाँ पर आमने सामने नजर आ रहे हैं दोनों एनसीपी के खेमे जो हैं। निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए जरूर एक परेशानी का सबब रहेगा, क्योंकि शरद पवार चाहे कुछ भी कहें आप, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था किस तरह से बारिश में भीगते हुए उन्होंने भाषण दिए थे, और उसके बाद जबरदस्त सफलता एनसीपी को तब के चुनाव में मिली भी थी। तो इस तरह पवार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते महाराष्ट्र की राजनीति में। तो ये जरूर चिंता की बात बीजेपी के लिए रहेगी। लेकिन जिस तरह से अधिकांश बड़े दिग्गज नेता एनसीपी के अब बीजेपी के पाले में आ गए हैं, इसलिए पार्टी को लगता है कि शायद शरद पवार अकेले और इस उम्र में एनसीपी को दोबारा जिंदा कर पाए, ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अखिलेश जी, अब जो ये नए एलाई हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, चाहे वो शिवसेना हो एकनाथ शिंदे की या फिर यहाँ पर अजित पवार हो, ये कितना फायदेमंद बीजेपी के लिए रह सकते हैं आने वाले वक्त में? या आपको लगता है कि साथ चलना इनके साथ इतना फायदा पहुंचा पाएगा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी का जो अभी इमीडिएट गोल है वो है मिशन 2024, यानी लोकसभा चुनाव में 48 में से अधिकतम सीटें महाराष्ट्र में जीतना। परंपरागत तौर पर कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर की बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती थी, इसलिए वहां उसका संगठन मजबूत नहीं था। ये वो सीटें थी जहां पर शिवसेना समझौते के तहत लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ती आई थी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि वो चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार हो, ये वो दो नेता थे जो एनसीपी और शिवसेना को जमीन पर पकड़ मजबूत रखते थे। ये जमीनी नेता है, हवाई नेता नहीं है, और इसलिए इनके आने से वो चाहे मराठवाड़ा हो या दूसरे इलाके जहां पर की शिवसेना मजबूत थी, उन तमाम इलाकों में बीजेपी को सफलता मिल सकती है। इन दोनों नेताओं के आने से मदद मिल सकती है, ये बीजेपी का अपना समीकरण है। और ये भी इस बदला लेने की जो कवायद है उसके पीछे एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए।